एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों को बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देना है कि हम जो भारत को आजादी दी थी उसको वापस लेते हैं, तो एक दिन में तो देश गुलाम हो गया। फिर आप लड़ाई लड़ते रहिए। माने इस तरह से देश को एक पूरे कुचक्र में डाल दिया है। हमारे ही देश के जिनको हम नेता कहते थे, जिनको हम देश का कर्णधार कहते थे, रक्षक कहते थे, वो ऐसे भक्षक बने कि पूरा देश खा गए और फिर भी उनके पेट नहीं भरे। अब तो इस देश को एक बहुत बड़े साहस की जरूरत है। वैसे न्याय तो यह होगा देश के साथ कि अंग्रेजों ने भी जो देश का 350 से 400 लाख करोड़ रुपए लूटा, वो भी हम वापस लेकर के आए, और अपने देश के बेईमानों ने जो लूटा है वो भी दोनों वापस लेकर के आए, और आगे से लूटने से बचाए। अभी भाई राजीव जी ने आपको तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ इस बात को कहा कि हमारा 50 गुना और ज्यादा शोषण बढ़ गया, हमारी लूट बढ़ गई है, हमारी गरीबी 20 गुना बढ़ गई है, हमारी बेरोजगारी वो 50 गुना और 70-80 गुना बढ़ गई है, गरीबी रेखा के नीचे और देश जाता ही जा रहा है। ये प्रोग्रेस किस बात की हो रही है? खाली कुछ चंद लोग हमारे यहां पर लाखोंपति, करोड़ों, अरबोंपति हो गए हैं, क्या इसको कहेंगे कि देश विकसित हो गया है? देश की बहुत बुरी हालत है। तो मैं कह रहा था कि वो और भी 2-4 कुछ संधियां हैं और इनसे कैसे बाहर निकालना है देश को। वो परमाणु अप्रसार का भी तो कुछ है राजू भाई। मैं कुछ 1-2 और महत्वपूर्ण संधियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उसके पहले एक पुरानी छोटी सी अधूरी बात को पूरा कर दूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि हमने की है, WTO की संधि हमने की है, जिसमें मैंने पेटेंट की बात आपसे कही, उस संधि में कुछ और भी खतरनाक 1-2 बातें हैं जो मैं आपके ध्यान में और पूरे देश के ध्यान में लाना चाहता हूं। कि अभी तक हमारे देश में ऐसा होता रहा कि कोई विदेशी कंपनी जब व्यापार करने के लिए आती है तो हम उसको विदेशी कंपनी मान के उसके साथ व्यवहार करते हैं, और कोई भी देश में ऐसे ही व्यवहार होता है। जब आप अपने देश के नागरिक होते हुए अपने देश में व्यापार करते हैं तो एक तरह का व्यवहार आपके साथ होता है। जब आप बाहर के नागरिक की हैसियत से आकर हमारे देश में या किसी देश में व्यापार करेंगे तो विदेशी नागरिक की हैसियत से आपके साथ व्यवहार होता है। लेकिन इस WTO एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट फॉर ट्रिम्स उसका नाम है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। उसका मैं एक धारा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इतनी खतरनाक है कि अभी तक मैंने कहा ना, कोई विदेशी आएगा तो व्यापार करेगा, हम उसको विदेशी मानेंगे, और हमारे देश का नागरिक भारत में व्यापार करेगा तो उसको देशी मानेंगे, स्वदेशी मानेंगे। अब इस एग्रीमेंट में WTO में यह लिखा हुआ है कि किसी भी विदेशी कंपनी को या विदेशी नागरिक को भारत में व्यापार करते समय आपको वो सब सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो किसी स्वदेशी कंपनी को और स्वदेशी नागरिक को आप देते हैं, और आप उसको विदेशी नहीं मान सकते। उसकी संपत्ति की सुरक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी भारतीय और स्वदेशी नागरिक की संपत्ति की रक्षा करनी पड़ती है। हमारे बोली का इतने खतरनाक इसमें एग्रीमेंट में, इस संधि में, समझौते में वाक्य लिखे हुए। माने विदेशी कंपनी कोई आए, भारत में उसने पूंजी लगाई, अब वो पूरी कंपनी भारत की सरकार की नजरों में विदेशी नहीं है, वो स्वदेशी कंपनी की तरह ही है, और उसकी सुविधा, उसका सुख, सब कुछ आपको वैसे ही संरक्षित और सुरक्षित रखना पड़ेगा जैसे किसी स्वदेशी और देशी कंपनी का आप रखते हैं। अब मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आई, जैसे यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी अमेरिका से भारत में आई। उसने 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस उसमें से रिसी, और वो गैस के कारण 17,000 लोग एक रात में तड़प तड़प के मर गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना वो मानी जाती है। इसको एक अमेरिका की कंपनी ने किया, और उस कंपनी के खिलाफ भारत देश में एक अभियान चला। उस अभियान के तहत कंपनी की संपत्ति जब्त हुई। सरकार ने और अदालत ने मिलकर कार्रवाई की, वो संपत्ति लोगों में बांटी गई। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार के कारण वो सबको बराबर नहीं मिल पाई, और संपत्ति जितनी कंपनी की अस्थायी थी उस पर ताला डाला गया। कंपनी कुछ बेचकर यहां से भाग ना जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई। ये हुआ। लेकिन ये WTO एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर ये दुर्घटना हो जाए
तो बहुत अफसोस के साथ मैं आपसे कहता हूं, उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को पसीने आ जाएंगे, क्योंकि उस कंपनी की संपत्ति की रक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी देशी और कंपनी की रक्षा की जाती है, और उसको वो सारी सुख सुविधाएं और नियम बना के देने पड़ेंगे जो किसी देशी आदमी के लिए किए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आकर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे यहां करेंगी और हम उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कड़क कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ये इस WTO एग्रीमेंट की शर्तों में लिखा हुआ है। और एक शर्त के बारे में मैं बताना चाहता हूं, हमारे खेती और किसानों से जुड़े हुए एक एग्रीमेंट के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि भारत के किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, इस संधि के लागू होने के बाद वो सारी सहायता बंद करनी पड़ेगी। और वो सहायता बंद होने का मतलब है कि किसानों के द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से देना पड़ेगा, ज्यादा भाव आप नहीं दे सकते। और किसानों के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर सरकार की जो घटोत्तरी की व्यवस्था है, माने कम कीमत पर उसको बिकवाने की व्यवस्था है, वो धीरे धीरे पूरी खत्म करनी पड़ेगी। तो किसानों को यूरिया DAP अब सस्ता नहीं मिल सकता, किसानों को डीजल सस्ता नहीं मिल सकता, किसानों को पानी सस्ता नहीं मिल सकता, और उनके द्वारा पैदा की जाने वाली कपास, गेहूं, चावल, चने का भाव ज्यादा नहीं दिया जा सकता, भले सरकार के पास पैसा हो या ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से ही वो देना पड़ेगा और वो आप ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अब हम हमारे 77 करोड़ किसानों की मदद नहीं कर पाएंगे सरकार की हैसियत के रूप में। ये इस संधि के एक समझौते का हिस्सा है। और इसमें एक सबसे खतरनाक वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ताकि आप ये पूरे देश के लोगों को पढ़कर सुनाएं। इस संधि को लागू करने के लिए जो पहला अध्याय लिखा गया है, उस पहले अध्याय में लिखा गया है वो ये कि आप जब इस संधि को लागू करेंगे, माने भारत जैसा देश जब इस संधि को लागू करेगा, तो इस संधि के हिसाब से आपके कायदे कानून बदलने पड़ेंगे, ना कि कायदे कानून के हिसाब से यह संधि बदली जाएगी। यह कितनी खतरनाक बात है, आप इसका अंदाजा लगाइए। हमने ये संधि कर ली WTO की, अब हमारे देश का कोई कानून इस संधि के खिलाफ है तो हमको वो कानून बदलना पड़ेगा, यह संधि नहीं बदली जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। जब तक ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट आप स्वीकार नहीं कर लेते और इसके हिसाब से आपके कायदे कानून नहीं बदल देते, तब तक ये संधि लागू नहीं मानी जाएगी। माने इस संधि को लागू करने के लिए भारत की सरकार को कोई भी कानून बदलना है, कोई भी नियम बदलना है, तो वो बदल देना बहुत जरूरी है। इस संधि को बदला नहीं जा सकता। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं इसका कितना खतरनाक गंभीर परिणाम होगा, उसका अंदाजा लगाइए। इस संधि में एक जगह लिखा हुआ है कि भारत में जो सेवा का क्षेत्र है, सर्विसेज का सेक्टर है, वो विदेशी कंपनियों के लिए खोलना पड़ेगा। और सेवा के क्षेत्र में क्या क्या आता है? उत्पादन को छोड़कर जितनी भी गतिविधि दुनिया में चलती है वो सब सेवा क्षेत्र में आती है। मैं आपको नाम लेके बताता हूं। ये वकालत का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है, ये चिकित्सा का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है, ये होटल मैनेजमेंट का पेशा सेवा क्षेत्र में आता है, ये सड़क पर झाड़ू लगाने का काम सेवा क्षेत्र में आता है, कैटरिंग का काम सेवा क्षेत्र में आता है। माने हजारों तरह के काम सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो इस संधि में लिखा हुआ है कि सेवा के क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोलना पड़ेगा। माने अब विदेशी वकील आकर भारत में वकालत कर सकेंगे, विदेशी डॉक्टर आकर भारत में चिकित्सा कर सकेंगे, विदेशी होटल मैनेजमेंट की कंपनियां भारत में आके व्यापार कर सकेंगी, झाड़ू लगाने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर सकेंगी, रेस्टोरेंट होटल खोलने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आ सकेंगी, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने वाली विदेशी कंपनियां भारत में आ सकेंगी। माने सेवा के हर क्षेत्र में विदेशी आ सकेंगे। अब हम उनको रोक नहीं सकेंगे। अब होने वाला क्या है? मान लीजिए इस संधि के लागू होने के बाद सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा में कल्पना करिए, विदेशी स्कूल आ गए, विदेशी कॉलेज आ गए, विदेशी यूनिवर्सिटी आ गई।
और यहां हरिद्वार में आकर विदेशी यूनिवर्सिटी ने अपनी एक शाखा खोल ली। मान लीजिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक शाखा यहां खोल ली हरिद्वार में। परिणाम क्या होगा? ज्यादातर विद्यार्थी वहीं जाके भर्ती हो जाएंगे और हमारे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी नजर नहीं आएंगे दाखिले के लिए। और विदेशी विश्वविद्यालय जो खुलेंगे वो कैंपस नहीं बनाएंगे, वो अपना एक ऑफिस खोलेंगे 10 बाई 10 का और यहां से कहेंगे डिग्री बांटेंगे हम आपको, परीक्षा आप अपने घर में बैठ के दे दो, डिग्री यहां आके ले लो। और ऑक्सफोर्ड की और कैम्ब्रिज की डिग्री अगर हरिद्वार में मिलती है